Hello friends, today we are going to discuss about the cost of capital. So before understanding the cost of capital, you have to understand about the capital structure. So in capital structure, what is included? Owner's fund as well as the debt fund. So there are basically two fund. पैसे कहाँ से मिलते हैं? या तो हमारे खुद के पैसे हो या फिर हमने कहीं से बोरो किए हो. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंड, ओनर्स फंड एज वेल एज द डेट फंड. ओनर फंड में आता है इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड रिटेन अर्निंग. सो सबसे पहले आता है इक्विटी शेयर होल्डर. सो इक्विटी शेयर होल्डर में क्या होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर के पास डिविडेंड लेने का सबसे लास्ट राइट है. मतलब ऐसा कंपल्सन नहीं है कंपनी के पास कि डिविडेंड देना ही देना है. सो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क बहुत ज्यादा होता है. हालांकि रिस्क ज्यादा होता है, उसकी वजह से उनकी एक्सपेक्टेशन फॉर द पर्पज ऑफ रिवार्ड भी बहुत ज्यादा होती है. सो इक्विटी शेयर होल्डर की कंपनी के पास से डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है. सो डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होने की वजह से और रिस्क ज्यादा होने की वजह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ऑलवेज हाई, कंसिडरेड ऑलवेज हाई. अब इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है. वो भी कंपनी लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है. सब खर्चे का पेमेंट हो जाने के बाद डिबेंचर होल्डर, डेट फंड, लोन के पे इंटरेस्ट एट एक्स्ट्रा सब कुछ का पेमेंट हो जाने के बाद लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है उस पे कंपनी को इनकम टैक्स का पेमेंट करना है. उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है. सो जो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है उस पे कंपनी को टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, बिकॉज dividend is considered as the attribution of the profit and it is the non tax allowed expenditure. So dividend पे हमें टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है. अब यहाँ पे एक चीज कंसिडर करनी है कि ओनर फंड है, यहाँ पे डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है. तो कंपनी को तो ऐसा लगेगा कि डिविडेंड इक्विटी शेयर्स ही हम ज्यादा से ज्यादा इश्यू करें क्योंकि यहाँ पे हमें रीपेमेंट करने कंपलसरी नहीं है, डिविडेंड का पेमेंट भी कंपलसरी नहीं है. लेकिन ऐसा नहीं है. अगर हम ज्यादा से ज्यादा इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे देन इट विल डाइल्यूट आवर कंट्रोल. सो हमारे पास से उतना कंट्रोल चला जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर के पास. सो ज्यादा इक्विटी शेयर भी हम इश्यू नहीं कर सकते वरना हमारा कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा. अब नेक्स्ट थिंग इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर? इक्विटी शेयर्स को सबसे लास्ट में डिविडेंड मिलता है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर होल्डर के पहले डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का प्रेफरेंशियल राइट मिलता है. सो इसकी वजह से उसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर. देयर आर टू टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर, basically redeemable preference share as well as the irredeemable preference share. Nowadays irredeemable preference share are not available. Most of the cases you will find the redeemable preference share. So preference share पे भी क्या मिलता है? डिविडेंड. So जो डिविडेंड है वो तो एक तरह से प्रॉफिट में से दिया गया हुआ ही हिस्सा है. So डिविडेंड पे हमें टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है. अब लास्ट थिंग फॉर द पर्पज ऑफ ओनर फंड इज रिटेन अर्निंग. रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने जो पास्ट में प्रॉफिट अर्न किया है, जो प्रॉफिट अर्न किया है और वो डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है लेकिन कंपनी ने अपने सरप्लस और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए बचा के रखा है, उससे मिलते रिटर्न अर्निंग. सो जो भी रिटर्न अर्निंग है वो कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है लेकिन उन्होंने अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए बचा के रखा है. तो रिटर्न अर्निंग इज ऑल्सो हैविंग द कॉस्ट बिकॉज एवरी मनी इज समवेयर देयर इज अ कॉस्ट इज इन्वॉल्व व्हेनेवर वी हैव बोरोड मनी as well as we have owned our surplus. So for the purpose of equity, cost of capital is considered as a KE. For the purpose of preference share, cost of preference share is considered as a KP, and for the purpose of return earning, cost of capital is considered as a KR in the short form. Now हम यहाँ पे आ जाता है डेट फंड में. सो डेट फंड में क्या आता है? जो कंपनी का खुद का फंड नहीं है, ओनर का फंड नहीं है, लेकिन कंपनी ने बाहर से बोरो किया है.
सो बाहर से क्या बोरो कर सकते हैं, एक तो हम आउटसाइड पार्टी से बोरो कर सकते हैं, जैसे से मैंने फ्रेंड, रिलेटिव, एटसेट्रा या किसी और कंपनी से बोरो कर दिया तो वो आउटसाइड पार्टी हो गई। अब मैं बाहर कंपनी बाहर से लोन भी ले सकती है, जैसे कि बैंक से लोन ले सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती है, एनबीएफसी से लोन ले सकती है। लेकिन जब भी कंपनी लोन लेती है, टर्म लोन या फिर सीसी व्हाटएवर, अगर टर्म लोन है तो उस पे कंपनी को इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट के साथ साथ टर्म लोन का ईएमआई आता है। ईएमआई इंक्लूड प्रिंसिपल एज वेल एज द इंटरेस्ट। सो हर मंथ कंपनी को प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का पेमेंट देना पड़ता है। जो इंटरेस्ट है वो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर है। सो इंटरेस्ट पे यहाँ पे हमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है। अब नेक्स्ट थिंग इज डिबेंचर और बॉन्ड। सो डिबेंचर और बॉन्ड में क्या होता है कि कंपनी ने जैसे इक्विटी शेयर इश्यू किए है, वैसे ही कंपनी डिबेंचर और बॉन्ड इश्यू करती है। लेकिन यहाँ पे डिबेंचर होल्डर कंपनी के ओनर नहीं बनते हैं, ये सिर्फ डेट होल्डर है। यहाँ पे शेयर होल्डर कंपनी के ओनर बन जाते हैं। सो डिबेंचर जो भी कंपनी इश्यू करती है, उस पे जो भी कूपन रेट है उसका इंटरेस्ट कंपनी को कंपलसरी पेमेंट करना पड़ेगा। डिविडेंड की तरह नहीं है कि कंपनी की इच्छा है तो डिविडेंड दिया वरना नहीं दिया, ऐसा नहीं चलेगा। डिबेंचर में कंपनी को कंपलसरी का इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आएगा, और इट इज टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर। सो उस पे हमें टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। डिबेंचर भी रिडीमेबल और रिडीमेबल दोनों हो सकते हैं, हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें रिडीमेबल डिबेंचर ही मिलेंगे। अब यहाँ पे हम जितना ज्यादा डेट कंपनी में लाएंगे उतना फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा होगा, बिकॉज ज्यादा डेट आएगा कंपनी को कंपलसरी पेमेंट की सिचुएशन बढ़ जाएगी। अगर कैश फ्लो अवेलेबल नहीं है तो भी कंपनी को इसके पेमेंट की जवाबदारी रहेगी। सो जितना ज्यादा डेट उतना ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क आएगा। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि हाउ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज calculated for each and every item in the capital structure. Thank you.